नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया है? कुशलम मंगलम? हाँ जी, मैं ठीक हूँ यार, डूइंग नाइस, सब बढ़िया है। साल की धमाकेदार शुरुआत की है मैंने, धमाकेदार। आज कौन सा दिन है? साल का 9वां दिन है ना। ऑल 9 डेज मैंने फिजिकल एक्टिविटी करी है, मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे हुए हैं, नो गैप। खूब सारी रीडिंग करी है मैंने, किताबें मंगाई है, पढ़ रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, और क्या चाहिए जीवन में। आई एम ऑल्सो सो सैड, आई एम ऑल्सो हाँ, क्यों भैया दुखी हो जाते इतना जल्दी? जीवन दुखी होने के लिए थोड़े ना है, नहीं बहुत ज्यादा खुश रहने के लिए। बैलेंस रहो लाइफ में यार। अच्छा, नए इंटरफेस से दुखी हो? नहीं, दुखी मत रहो। पता है क्या होता है जिंदगी में, मैंने एक फ्रेमवर्क सीखा अपनी लाइफ में, बहुत हेल्प करता है मुझे। और बताऊं, तुमको बहुत हेल्प करेगा अगर तुम जानना चाहो तो। बताऊं? हाँ जी। सो there is a framework which is very important, is zoom out. जूम आउट का मतलब ये होता है ना कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जरा सोचना बस कि जैसे कई बार चीजें, जैसे आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है या दिन आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं जैसा आपको लगता है, जूम आउट करने का मतलब होता है कि कोई चीज जो किसी चीज को दूर से देखना। ओके, लुकिंग फ्रॉम लिटिल लिटिल फॉरवर्ड। और ऐसे कर लो कि आप अपने एक साल की जर्नी को जरा देखोगे अगर, तो आज का जो दिन है ना, 365 दिन को आप एक साथ देखना शुरू करो। तो अगर ऐसे देखोगे तो एक ऐसा कुछ होगा जिसमें आज का दिन एक बहुत छोटा सा पोर्शन है, 1/365। तो व्हेन वी आर इन द मोमेंट राइट, समटाइम्स बहुत ओवर थिंक कर लेते हैं, हम लोग जरूरत से ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बट अगर आप एक लार्जर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो वो चीज जो है ना, एक छोटा सा पीरियड है खाली। ओके, इवेंचुअली थिंग्स बिकम बेटर। लाइक लेट्स से जो भी आपको इशू आज की डेट में आ रहा है, टेक्निकल और व्हाटएवर, इवेंचुअली इट विल गेट बेटर। ठीक है, मान लिया लेट्स से आपको कुछ भी जो इशू आ रहा है, जो भी मैं नहीं समझता हूं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये इशू 15 दिन बाद होगा या 10 दिन बाद होगा, बिकॉज टीम इज वर्किंग टू सॉल्व इट। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पर परेशान होकर अपना समय बहुत ज्यादा खराब नहीं करना है आपको। ठीक है, लर्न टू एडजस्ट फॉर ए वाइल, क्योंकि कुछ चीजें थोड़ा सा समय ले लेती हैं ठीक होने में। इसको बोलते हैं जूम आउट फ्रेमवर्क। तो कई बार जब हम इन द मोमेंट होते हैं तो हमें लगता है कि यार, क्योंकि हम जनरलाइज कर रहे हैं, हमें लगता है ऐसा हमेशा रहेगा। नहीं, ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी टाइम खराब मत करो। हाँ जी, तो टीम इज वर्किंग फॉर इट, दे विल एनीवे फिक्स इट। कोई भी प्रॉब्लम एक साल कब तक रहती है आप बताओ? कितना दिन रहती है आप सोचो? लास्ट टाइम कोई इशू आया तो वो कितना दिन था? इट गेट सॉल्व इवेंचुअली, है ना। ओनली थिंग इज दैट इफ वी डोंट पैनिक इन दैट मोमेंट एंड यूटिलाइज आवर टाइम बेटर, थिंग्स गेट बेटर। ओके, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। नॉट 3 मंथ प्रतीक्षा, इट इज नॉट गोइंग टू टेक 3 मंथ्स। ये सब बहुत ही पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, राइट। वी आर ऑलवेज वेरी अट्रैक्टेड टू पेसिमिस्टिक व्यूज, समझ रहे हो कि नहीं? जो पेसिमिस्टिक व्यूज होते हैं ना, इवेंचुअली, मैंने इसके बारे में बात भी करी होगी, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। ह्यूमन बिहेवियर जो है ना बेटा, कंप्लीटली ड्रिवन है हमारे इवोल्यूशन से। जैसे हमारा जो इवोल्यूशन हुआ, मैंने एक दिन शायद बात भी करी है इसके बारे में कि जो स्पीशीज पेसिमिस्टिक होती हैं, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है कि जो डेंजर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं देन अपॉर्चुनिटीज, राइट। आप पुरानी जमाने की बात सोचो, जब हम लोग जंगलों में रहते थे वगैरह वगैरह, तो जो डेंजर्स को ज्यादा इमीडिएट प्रायोरिटी देंगी देन अपॉर्चुनिटीज, उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, क्लियर और नॉट? तो वो वायरिंग है हमारे अंदर, दैट वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डेंजर, वी थिंक मोर अबाउट डेंजर, वी थिंक मोर पेसिमिस्टिकली, बिकॉज ये हमारे साथ वायरिंग है भैया। इसलिए हमें अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। हमें अपनी थिंकिंग या हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी चीज में रिएक्ट करते हैं ऐसा तो क्यों करते हैं। ओके, बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। तो निराशावादी होना स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता था पहले। जैसे होता था, मान लिया तुम सोचो कि तुम हिरन हो, सोचो जरा, यू आर ए डियर,
और तुम्हारा मन कर रहा है, लेट्स थिंक अबाउट मेनी मेनी सेंचुरीज बैक, जंगल में तुम हो, तुम हिरन हो, और तुम सोच रहे हो कि चलो आज सैर करते हैं, ठीक है, लेकिन मन में आएगा ना कि जाओगे बाहर, खा लेगा तुम्हें, शेर बैठा होगा कहीं। तो जिनका थोड़ा पेसिमिस्टिक एटीट्यूड होगा, उनके सर्वाइवल के चांसेस बेहतर है कि नहीं है, लाइक दैट। तो वो चीज वायर्ड है हमारे अंदर थोड़ा सा, कि वी गेट अट्रैक्टेड टू पेसिमिज्म और द नेगेटिव थिंकिंग, एंड हम डेंजर्स में बहुत घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और बट आई थिंक यू शुड जूम आउट. You believe in many lifetimes. I'm not anyone to comment about lifetimes, but मैं बात कर रहा हूँ विज्ञान की, theory of evolution, right? Evolution की बात कर रहा हूँ मैं. I do believe in science, yes. So and yes, there are traits. हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे traits हैं जो evolution को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यार थोड़ा जूम आउट करो, इतना टेंशन मत लो, है ना, पढ़ो अच्छे से, रिवाइज कर लो कुछ दिन, ठीक है, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, बट इवेंचुअली तुम अपना टाइम खराब मत करो 10-15 दिन, है ना, ठीक है। समझ में आएगा नहीं? आप हम मुझको देखते हो कि अक्सर मैं काम रहता हूँ, बड़ी बड़ी चीजों में भी थोड़ा शांत रहता हूँ. The reason is the zoom out. I zoom out and look at the longer time frame, and then I see, okay, the problem that is there right now, it will definitely not be there in 3 months for sure. Maybe we are dealing with difficult problem. कहना इजी है पर करना वेरी हैवी. संजय जी, ये भी एक पेसिमिस्टिक व्यू है, बिल्कुल ऑब्वियसली. कि कहना आसान है पर करना हैवी है, बट यही तो बात है कि वी हैव टू डू इट ना. So zoom out helps you to do whatever you can do. So how I use zoom out, मेरे को ये पता है eventually कि the problem that is there today, it will not be there in 7 days or maybe 10 days or 30 days. तो उस moment में what best I can do, right? What best I can do? Let's do that. So that allows me to be more focused. That allows me to just be little chill and do whatever I can do. जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ उस मोमेंट में, तो बस ऐसे ही करता हूँ मैं, ठीक है। तो मस्त रहो यार, इतना टेंशन जीवन में ना लो यार, सब ठीक हो जाएगा. एवरीथिंग गेट्स बेटर विद टाइम. बस वो टाइम खराब नहीं करो. पढ़ लो, रिवीजन के लिए बहुत कुछ होगा तुम्हारे पास, तुमने नोट्स बनाए होंगे. पढ़ने का कंटेंट कम है क्या तुम्हारे पास? नहीं ना, तो पढ़ो, ठीक है, डू दैट. चलो 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 चलो, बहुत टेंशन हो रही है, मत लो टेंशन, जूम आउट करो, जूम आउट करो, जूम आउट करो. जिंदगी का दूसरा नाम ही टेंशन है. That depends how you think. Pessimistic view, right? But you did not change your class in OBS mode. I have to run, Vijay, but जब प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली आई हैव रिक्वेस्टेड नॉट टू डू इट राइट नाउ. दैट चीजें थोड़ा सॉल्व हो जाएंगी तो हमको भी करना पड़ेगा, हम कोई स्पेशल थोड़े ना है. बट जब चीजें थोड़ा रिजॉल्व हो जाए, जैसे कोई चीज एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जब थोड़ा वो सॉल्व हो जाएगा तब हम भी चेंज करेंगे. अभी क्यों करेंगे, ठीक है? और अभी तो हम इसको एंजॉय कर रहे हैं ना, करने दो. सर प्रॉब्लम्स भी खुद क्रिएट की है. संजीव जी देखिए, आपका जो देखने का लेंस है, मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए. देखिए फिर से मैं एक चीज समझाता हूँ. हम सबका एक अपना लेंस है देखने का ना. हमारे पास कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, और उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम किसी पर्टिकुलर इवेंट को जज करते हैं. बट आपके पास एक लिमिटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये चीज समझिएगा. हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? तो देयर मस्ट बी सम रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग. Even I'm not aware about everything, and I don't want to. There must be some valid reason for which this may be being done. But चीजें इवेंचुअली ठीक हो जाएंगी, परेशान ना हो, बस यही मैं कह रहा हूँ. पढ़ ले अब. हाँ जी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपके इन्फ्लुएंस के कारण हो रहा है. देखिए, जब लोगों के पास पूरी जानकारी नहीं है तो लोग को कोई तो चाहिए होगा. मैंने भी ऐसा सुना है कि मेरे इन्फ्लुएंस के कारण ये सब हो रहा है. ठीक है, और मुझे हंसी आई थोड़ी सी, देन मैंने जूम आउट किया, मैं मस्त हो गया. ठीक है. मैंने कहा, जो लोगों के पास इंफॉर्मेशन है नहीं, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो कोई ना कोई जजमेंट निकालेंगे, लोगों का काम है निकालने दो. अब किसको किसको मैं एक्सप्लेन करता रहूं यार, ठीक है. पढ़ो चुपचाप यार. चलो भैया, पढ़ लेते हैं अब, है ना. ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट द क्लास टुडे. हाँ जी, ओके. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो करते हैं. अब सब लोग वापस क्लास में आ जाओ, 10 मिनट का टाइम तुम्हारी भावनाओं को मैंने दे दिया है, इससे ज्यादा नहीं देंगे. ओके, चलो गौर से देखना. सो अब एक महत्वपूर्ण चीज हमें देखने की, बेटा जो एंगुलर मेजर होता है ना, जैसे हम बात करते हैं
साइन थीटा की, ठीक है। तो साइन थीटा की जब हम बात करते हैं तो हमने थीटा को लिखा 180 डिग्री, और बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री यूज किया, क्योंकि मुझे पता है कि आपको डिग्रीज में एंगल को मेजर करना ऑलरेडी आता है। आता है कि नहीं आता है? यस, आपने ज्योमेट्री पढ़ी है कभी ना कभी थोड़ी सी, तो आपने एंगुलर मेजर आपको पता है पहले से। बट हम एंगल को डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, एंड एक एंगल का मेजर होता है रेडियन। ओके, एक रेडियन मेजर भी होता है। तो एक डिग्री मेजर होता है जो सबको आता है, एक रेडियन मेजर होता है। तो रेडियन मेजर क्या है इसको समझिएगा, कि जैसे हम किसी पॉइंट के अबाउट अगर ऐसे चले पूरा एक राउंड, ओके, तो इसको डिग्री के सेंस में हम बोलते हैं कि ये हमारा 360 डिग्री है। बट यही रेडियन मेजर जो होता है इसको हम बोलते हैं 2 पाई। ये पाई 22/7 मत लिख देना तुरंत अभी, ये 2 पाई रेडियन है हमारा। अभी कुछ ऐसा लिखना नहीं, आप बस इसको बोलो 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री होता है। इसको हम एक सिंबल के तौर पे भी ऐसे लिखते हैं कि 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री। तो रेडियन के लिए एक्चुअली में सिंबल होता है ये, ऐसा सी लगा देते हैं ऊपर। ओके, तो पाई रेडियन जो होता है इसको हम पढ़ते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट आप देखोगे कि अक्सर इस नोटेशन को हम यूज करेंगे नहीं, ये सी लिखेंगे नहीं बार बार। वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस सी अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट। तो ये हो गया आपका। अब देखो, अगर मैं यहां पर गौर से देखिएगा, इसको मैं एक बना दूं कि एक रेडियन किसके बराबर है, एक रेडियन तुम्हारा बनेगा 180 डिग्री बटे पाई, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। वाई पाई इज 180 पाई। देखो बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जैसे देखो, ये किसी ने तो बोला होगा ना कि भाई पूरा एंगल 360 डिग्री होगा। अब आप कहोगे वाई 360 डिग्री, वी कैन नॉट, जैसे आप कहोगे पहला नंबर 1 ही क्यों हुआ। तो ये सब सारी चीजें देखो, मैथमेटिक्स जब बनाई गई तो कोई ना कोई स्टार्टिंग नंबर था, तो किसी ने डिसाइड किया कि भाई पहले नंबर को हम 1 बोलेंगे, दूसरे को 2 बोलेंगे, तीसरे को 3 बोलेंगे। सिमिलरली जब एंगल को मेजर करने की बात आती है तो एंगल के मेजरमेंट के दो नियम हैं मोस्टली, जो आपको समझना है। एक हमारा थीटा यानी डिग्री मेजर है। तो डिग्री मेजर में क्या होता है कि एक पूरे सर्कुलर एंगल को हम 360 डिग्री बोलते हैं, कि एक पूरा जो सर्कुलर मेजर होगा इसको हम डिग्री में 360 डिग्री बोलेंगे। ओके, और अगर हम इसको रेडियन में मेजर करेंगे तो हम कहते हैं कि 2 पाई रेडियन हमारा 360 डिग्री है। ओके, एक रामू सर आपने सब बिगाड़ दिया। विकास जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और मुझे माफ करिए। अगर आपको लगता है मैंने सब बिगाड़ा तो मुझे माफ भी करिए, और अब पढ़ लीजिए आप, ठीक है। कुछ भी चल रहा है। नहीं नहीं, ब्लॉक नहीं करेंगे, उसे बेचारा इतना दुखी है, अब उसको हम ब्लॉक कर दें? अंदर गुस्सा है तभी तो लिख रहा है वो, उसको पता नहीं गुस्सा किस पे निकालना है। तो हमको आएगा कि रामू को रामू बोलते हैं, इनको बुरा लगेगा। तो कई बार लोग क्या होता है, बुरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत गुस्सा है। तो हम क्यों बुरा माने यार, हमें तो उसका गुस्सा ठंडा करना है ना यार। चलो पढ़ते हैं। तो देखो, पाई रेडियन जो है 180 डिग्री है। हाँ जी, 1 रेडियन 180 डिग्री बटे पाई है। अब मजेदार बात क्या है कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, राइट, 180 को पाई से जरा डिवाइड करो, कि 180 बटे पाई क्या है हमारा, एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट नोटेशन। 180 बटे पाई की वैल्यू क्या होगी? तो 180 बटे पाई की वैल्यू आती है 57.2957, राइट, 57.2957 डिग्री। तो 1 रेडियन इतने डिग्री के बराबर होता है। हाँ जी, क्लियर नॉट? 1 रेडियन इतने डिग्री के बराबर होता है। हाँ जी, तो ये इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, क्योंकि हमें अगर एक रेडियन की वैल्यू पूछी जाए एग्जाम में तो हमें बताना पड़ेगा कि 57.257 डिग्री के इक्विवेलेंट या इक्वल होता है। क्लियर है? कितने लोगों की बात समझ में आई? अब हम आते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमारा 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 1 डिग्री अगर यहां से आप देखोगे तो ये बनेगा पाई रेडियन अपॉन 180। तो पाई रेडियन अपॉन 180 हमारा 1 डिग्री के बराबर होता है। समझ आया? एक कन्वर्जन और है जिसको आप सभी को यहां पर देख लेना है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, अभी लिख देता हूं कि फिर डिग्री को हमने क्या किया हुआ ना बेटा, इस डिग्री को, जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास रुपया होता है तो रुपए के बाद पैसा भी होता था, ठीक है, कि भाई लेट्स से 100 रुपए हैं तो फिर डिनोमिनेशन में हम पैसे में भी जाते थे। अभी तो पैसा चलता नहीं इतना, बोले 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, है ना। उसके पहले अगर देखोगे पापा वापा के जमाने में हमारे आने चलते थे, 20 आने, वो बेसिकली जो पैसा है उसका भी फर्दर डिवीजन है, राइट, आना भी चलता था, राइट। तो इसी तरह से कि इस डिग्री को भी फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, और मिनट का एक सिंबल होता है, तो मैं लिख दूंगा, ऐसे होता है 60 मिनट, मतलब 1 डिग्री को हमने फर्दर 60 मिनट्स में डिवाइड कर रखा है। तो ये जो सिंबल मैंने ऐसे लगाया ना, ध्यान से देखना, ये वाला सिंबल, ये सिंबल हमारा मिनट सिंबल है, इसको ऐसे पढ़ते हैं डिग्री मिनट।
तो 1 डिग्री कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। और देखो यहां पर 1 मिनट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड्स, राइट। तो ये 60 हमारा सेकंड्स हो गया। ये जो डबल कॉलन है ना, डबल कॉलन, ये डबल कॉलन हमारा क्या है, सेकंड्स। समझ में आया कि नहीं? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। नहीं, ये टाइम वाला मिनट में मत घुसो, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। एक जो डिग्री है बेटा, डिग्री डिग्री डिग्री, उस डिग्री को हमने 60 हिस्सों में अगर हम बांट दें, आप ऐसे सोचो कि एक सर्कल है, उस सर्कल के अगर आप 360 हिस्से कर दो तो वो एक हिस्सा 1 डिग्री के बराबर होगा। फिर उस 1 डिग्री के 60 हिस्से कर दो तो वो एक हिस्सा जो है 1 सेकंड के बराबर होगा। तो 60 सेकंड मिलकर 60 सॉरी 1 मिनट के बराबर होगा। वो 60 मिनट्स मिलकर 1 डिग्री बनाएंगे। देन वो 1 मिनट के पोर्शन को अगर हम 60 और हिस्से में बांट दें तो हमारी 1 मिनट की जो वैल्यू है वो 60 सेकंड्स, यानी 1 सेकंड से 60 सेकंड मिला के 1 मिनट आपका बन जाता है। ये पाई की वैल्यू रखो ना, जो पाई की वैल्यू होती है वही पाई है, ये उसकी वैल्यू रखो, वो रखोगे तो 57.257 आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं? हाँ, पाई वो रखो 3.14 22/7, जो रखना रख लो। हाँ, पाई की जो वैल्यू होती है वो रखने से आया यार। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सवाल में कई बार इनका इस्तेमाल होगा कि भाई एक एंगल दे देगा डिग्री सॉरी रेडियन में, और कहेगा इसको मिनट और सेकंड तक कन्वर्ट कर डालो। ठीक है, तो वी विल यूज इट, इसको इस्तेमाल हम करेंगे, बट ये अभी भावनाएं समझ लो कि क्या होता है। मुझे जो समझाना था अभी आपको इंपॉर्टेंट वो ये था कि अगर मैं आपको ये लिख के दूं कि मेरे पास एक वैल्यू है पाई रेडियन, तो पाई रेडियन मेजर है एंगल का, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। अब ये होता क्या है कि जब आप थोड़ा सा समझ जाओगे तो ये समझ लेना कि पाई के ऊपर ये सी का सिंबल लगाएंगे नहीं। 1 डिग्री 60 मिनट कैसे होता है अनुज जी? देखिए पहले तो ये मिनट वो घड़ी वाले मिनट से कंफ्यूज मत करो, और ये स्टैंडर्ड मेजर का तरीका है, किसी ने बनाया है, किसी ने बोला है। समझ में आया कि नहीं? ऑलराइट, जैसे आप कहीं ना कहीं ये पूछने की कोशिश कर रहे हो कि हमसे ये बताओ कि 1 किलो 1000 ग्राम क्यों होता है? कभी ये पूछते हो सवाल? नहीं पूछते हो। ऐसे ही आपको ये सवाल ही मुझे नहीं पूछना है कि 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर क्यों होता है। उन्होंने डिवाइड किया यार, राइट? क्लियर है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, तो फिर वो 1 डिग्री के बराबर कैसे हो गया 60 मिनट? कुछ भी लॉजिक मत लगाओ सौरभ, कहीं भी रिलेट किए जा रहे हो। 60 मिनट में अगर वो 360 डिग्री घूमता है तो 60 मिनट 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए था। वो रीजनिंग वाला क्लॉक नहीं है, ये जबरदस्ती का लॉजिक मत बिठाओ। हमारे पास एक पूरा सर्कुलर एंगल है, वो सर्कुलर एंगल 360 डिग्री के बराबर है। उस 360 डिग्री में उसके 360वां हिस्सा 1 डिग्री कहलाता है, उस 1 डिग्री का 60वां हिस्सा 1 मिनट कहलाता है, और उस 1 मिनट का 60वां हिस्सा 1 सेकंड कहलाता है। दैट्स द सिंपल थिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, अब वो रीजनिंग वाले क्लॉक से कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, वरना मैंने कब बोला कि वो रीजनिंग वाला क्लॉक है? हाँ जी। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना है कि ये रेडियन का सिंबल जो सी है ये अक्सर स्किप किया जाएगा सवाल में, एग्जाम में ऐसे सी लिख के नहीं आएगा। ओके, पाई की वैल्यू 180 डिग्री आपको मान के चलनी है। अगर पाई भी लिखा होगा तो 180 डिग्री, वो सी का साइन कई बार स्किप कर देते हैं। वो कहते हैं भाई साइन पाई अगर हमें लिखा है तो कहेंगे हम मान के चल रहे हैं कि तुमको पता है कि ये पाई पाई रेडियन है, ना कि 3.14 है। ये पाई रेडियन है, रेडियन मेजर है एंगल का। तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, यानी कि पाई की वैल्यू तुमने उठा के वहां 3.14 रख दी। पाई इज 180 डिग्री है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे पाई रेडियन ऐसे ना लिख के वो साइन पाई लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब आपको समझना क्या है, मैं भी इसी नोटेशन में जा रहा हूं कि पाई की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको कि पाई बाई 2 आपका 90 डिग्री होगा। अंडरस्टैंड? ये पाई बाई 2 में सी का सिंबल लगा नहीं रहा हूं मैं। ओके, पाई बाई 3 की वैल्यू जब होगी, पाई 180 डिग्री है, ध्यान रखना 60 डिग्री कहलाएगा ये। पाई बाई 4 की बात करेंगे तो पाई बाई 4 180/4 आपका 45 डिग्री कहलाएगा। तो बस करना कुछ नहीं है आपको, अगर आपको कोई भी वैल्यू दी जाए, जैसे 2 पाई बाई 3 एज एंगल दिया जाए, पाई को 180 रख लेना, 360 से 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा कि देखो मैंने 5 पाई बाई 12 लिखा, बताओ कितने डिग्री के बराबर है? आपको पाई 180 होता है 12, 180/12 15, 15 75 डिग्री हो गया। तो कन्वर्जन बहुत सिंपल है, आप बस पाई को 180 डिग्री रख देना एंगल। ये बेसिकली पाई रेडियन है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये पाई वो 22/7 मत बोलना कि 22/7 180 के बराबर कैसे, नो, इट्स पाई रेडियन। वो सी का साइन, बस सी का साइन हम स्किप कर देंगे लिखते समय कि बार बार क्यों सी लिखना है। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल भी कई बार होगा, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि पाई बाई 2 90 डिग्री है और आप कंफ्यूज हो जाओ। ओके फाइन, आगे बढ़ जाएं। चलो, तो जैसे पहला सवाल आपके सामने जो है उसी में पाई लिखा हुआ है, तो इसी को थोड़ा सा पक्का करा देते हैं। थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है, तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 का मतलब यह है, 0 का मतलब देखो ये 0 डिग्री है बेटा, 0 डिग्री होना चाहिए इसे,
यहाँ भी 0 डिग्री कर लो, और पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री है। फाई की वैल्यू की बात करेंगे तो ये हमारा 0 डिग्री है, और यहाँ पर ये वैल्यू भी 90 डिग्री होगी, ये दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि हमारा जो कॉस थीटा है वो कॉस फाई से छोटा है। आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, थीटा फाई से बड़ा होगा, थीटा फाई से छोटा होगा, या थीटा प्लस फाई 90 डिग्री होगा। जरा एक काम करिए, इस प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए सभी लोग, 30 सेकंड का वक्त है, पोल में पार्टिसिपेट करो और आंसर बताओ। सर आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, हाउ कुड वी गेट द वैल्यू ऑफ समथिंग बाय यूजिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ सेम थिंग। कोई एग्जांपल दो बेटा, तो आपका सवाल केवी साहब मुझे समझ में आएगा। Which book did you refer for practice? How can I refer somebody else book when I have my own book? Yes. SSC 5100 प्लस किताब प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, ये फर्स्ट क्लास है, कैसे करने से होगा? खुशी फर्स्ट क्लास नहीं है, अच्छा आपकी फर्स्ट क्लास है, इसके पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। किसी और किताब का नाम मत लिखो, मैंने नहीं देखा है, मैंने सिर्फ अपनी किताब देखी है और लिखी है, मैं वही बताऊंगा तुमको। कोई और लेनी है तो ले लो, हम क्यों रोके तुमको, तुमने देखा है, तुम्हें अच्छा लगता है तो ले लो। आंसर क्या है इसका? ठीक है, तो देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर है, भाई काफी बटी हुई जनता है यार इसमें, 20 सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं। कितने लोगों को कॉस का ग्राफ याद है? इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पढ़ाया है तो ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे और बहुत आसानी से सवाल होगा। कॉस का ग्राफ 0 से 90 के बीच में याद है कि नहीं? ये ऐसा था, ये 0 डिग्री था, 1 था, 90 डिग्री पे ऐसा था, इसके आगे नहीं, 0 से 90 का ही मामला। कैसे देखो, अब 0 से 90 में कॉस की वैल्यू घट रही है। जब आप एंगल बढ़ा रहे हो ना, 0 से आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, तो वैल्यू कम होती जा रही है। अब अगर आप करो कॉस थीटा, कॉस फाई की वैल्यू कॉस थीटा से बड़ी है, तो ये तभी संभव है जब फाई पहले हो और थीटा बाद में हो, थीटा बड़ा होगा फाई से। अगर ऐसा होगा तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो कॉस फाई से कम होगी, तो ये थीटा होगा और ये फाई होगा। एंगल बढ़ा लोगे 0 से 90 के बीच में, वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो यहां हो गया कि थीटा हमारा फाई से बड़ा है। इसको ऐसे बोलते हैं कि कॉस हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में डिक्रीज करती है। हम बोलते हैं साइन हमारा 0 से 90 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एंगल बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी। हमारा जो tan है वो भी 0 से 90 के बीच में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता है। लेकिन कॉस हमारा 0 से 90 के बीच में घटता है। तो अगर आप कह रहे हो कॉस फाई की वैल्यू कॉस थीटा से बड़ी है, इसका मतलब है फाई हमारा थीटा से छोटा है। जब मान बड़ा होगा तो एंगल छोटा होगा, यानी पहले ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं आपको ग्राफ मैंने नहीं पढ़ाया होता तो इस सवाल को समझाने में मुझे काफी दिक्कत होती, और कई लोग तो आधे अधूरी तरीके से उत्तर कर देते हैं। आपको 4 वैल्यू याद है ना, 0, 30, 45, 60, 90, उससे आप ये वैल्यू नहीं बता सकते हो। नन ऑफ दीज भी है। आपको ग्राफ इस सवाल के लिए जानना ही होगा, आपको ये पता होना जरूरी है इस सवाल में कि कॉस लगातार डिक्रीज करता है 0 से 90 के बीच में, आप एंगल बढ़ाते जाओ वैल्यू कम होती जाएगी। तो अगर कॉस फाई कॉस थीटा से बड़ा है तो फाई हमारा थीटा से छोटा होगा ही होगा। से यस और नो? ओके, क्लियर? अगला सवाल देखिए, साइन 1 डिग्री साइन 1 रेडियन से बड़ा होगा, कॉस 1 डिग्री कॉस 1 रेडियन से छोटा होगा, tan 1 डिग्री tan 1 रेडियन से बड़ा होगा। अब ये सवाल का भी उत्तर आपको पोल में देना ही पड़ेगा। जरा पोल में इस सवाल का मुझे जवाब दो ताकि आपके ज्ञान का पोल खुले। ऑलराइट, फिगर आउट, टेल मी द आंसर। कुछ लोग करें, ए आएगा। ओके,
सो वेरी नाइस क्वेश्चन। पहली चीज इस सवाल में आपको समझनी है कि आपको जो 1 रेडियन है इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 57 कुछ कुछ डिग्री होता है, राइट। इतना काफी है कि भाई 57 डिग्री के आसपास है, राइट। अब साइन 1 डिग्री की तुम्हें वैल्यू यहां नहीं लिखनी है। यहां पर आपको बस 3 बातों का ज्ञान होना चाहिए, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला। मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो 3 बातें बोली हैं, सिर्फ उन 3 बातों का ज्ञान आपको होना आवश्यक है, बस। और आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो पहला ज्ञान आपको यह होना चाहिए कि भाई मैंने 090 बना दिया, 090 बना दिया, 090 बना दिया, तीनों का 090 की लाइन से। तो अगर मैं बात करता हूं साइन की, तो साइन 0 से 90 के बीच में लगातार इंक्रीज होता है, ये आपको पता ही होगा। ये 0 डिग्री होता है साइन के लिए और ये 90 डिग्री होता है। ये साइन थीटा का ग्राफ बना दिया। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस क्या होता है, 0 से 90 डिक्रीजिंग होता है, अभी बनाया था ग्राफ। अगर मैं टैन की बात करूं तो 0 और 90 के बीच में टैन आपका इंक्रीज होता है, अभी ग्राफ बनाया था, पहले भी दिखा चुका हूं आपको। अब देखिएगा, साइन में जब थीटा बढ़ता है तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि ग्राफ चढ़ रहा है। ये ग्राफ उतर रहा है तो थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू गिर रही है। टैन में क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। तो टैन में क्या होगा, साइन में देखो 1 डिग्री यानी यहां कहीं है, और 1 रेडियन कहीं यहां होगा ना, 57 डिग्री। तो 1 रेडियन साइन की वैल्यू 1 डिग्री साइन की वैल्यू से बड़ी होगी, ये गलत है। दूसरे केस में जो दिया हुआ है cos 1 डिग्री छोटा होगा cos 1 रेडियन से, ये भी गलत है, क्योंकि cos 1 डिग्री की वैल्यू कहीं यहां होगी और 1 रेडियन की वैल्यू कहीं यहां होगी। आप वैल्यू देखो, ये कम हो चुकी है, यहां ज्यादा थी, ये भी गलत है। तीसरे में कह रहा है tan 1 डिग्री tan 1 रेडियन से बड़ा, ये भी गलत है। 1 डिग्री कहीं यहां हो गया छोटा सा शुरुआत में ही, और 1 रेडियन तो इंक्रीजिंग फंक्शन तो बड़ा होगा, तो ये भी गलत है। तो तीनों गलत है, और तीनों गलत कहां दिया हुआ है, कहीं नहीं। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। लो, अब क्या किया जाए, यही सही है, कोई सही नहीं ऑप्शन, ई ऑप्शन सही है। तो किसी ने भी जिन्होंने पोल में हिस्सा लिया वो सही हो ही नहीं सकते थे। इसका आंसर है ई, नन ऑफ दिस। डी कैसे हो जाएगा, राइट? ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, विच आर नॉट करेक्ट। तो जो नॉट करेक्ट है ना, वही तो बताना था। तीनों नॉट करेक्ट है, इसलिए डी सही है। सवाल में यह भी जानना जरूरी है कि उसने पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, उपरोक्त में से कौन सा सही है, ये गलत लिखा हुआ है। उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है, ये लिखना चाहिए। तो जिन्होंने हिंदी पढ़ा उन्होंने गलत सवाल पढ़ लिया, अंग्रेजी पढ़ा उन्होंने ठीक पढ़ा, नॉट करेक्ट है, राइट। व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। और एग्जाम में एक बात बताऊंगा, इस बात का ख्याल रखना, यूपीएससी वाले बहुत खेल खेलते हैं इस तरीके से। जिन्होंने कभी यूपीएससी का एग्जाम दिया है, नहीं दिया होगा अभी आपने शायद, कोई बात नहीं, एसएससी इतना खेल नहीं खेलती है, बट यूपीएससी सीडीएस वाले सब खेल बहुत खेलते हैं। वो यहाँ नॉट करेक्ट लिखेंगे, और प्रेशर में बच्चों की आदत होती है नॉट करेक्ट को करेक्ट ही पढ़ते हैं वो। ओके, समझ में आएगी नहीं, अक्सर वो इसको नॉट करेक्ट को करेक्ट पढ़ते हैं, समझ में आएगी नहीं, और गलती हो जाती है। तो प्लीज ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी स्टेटमेंट वाले सवाल आए तो गिव एक्स्ट्रा अटेंशन कि नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, बहुत जरूरी है, वरना आप गलत हो जाओगे। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि तीनों इनकरेक्ट हैं, और यही पूछा है कौन से नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से कौन सा कथन सत्य है, थीटा जब 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। तो आपको बताना है गिवन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो अच्छा सवाल है, और इसको जरा गंभीरता से समझना है और देखना है। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू आपको पता है -1 से 1 के बीच में होती है, रेंज बता चुका हूं मैं। लेकिन अगर आप एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखें तो यहां कॉस थीटा की बात हो रही है, और कॉस थीटा जब हम 0 से 90 के बीच में जाएंगे तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी। एक्चुअली में कॉस 0 पे 1 होगा और 90 पे 0 होगा, तो कह सकते हैं कॉस 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है यहां पर, वो देखिएगा कि अभी आप 1 छोड़ दो, 1 को छोड़ दो अगर आप, और 0 को छोड़ दो, इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं छोड़ दूं, तो आप कहोगे कॉस थीटा की वैल्यू अगर ऐसा लिखते हैं 0 से 1 के जब बीच में होगी, और उस केस में जब आप कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो ये कॉस थीटा से छोटा ही आएगा। कभी भी आपकी वैल्यू अगर एक एक्स हो, और वो एक्स मान लेते हैं 0 से 1 के बीच में हो, तो एक्स स्क्वायर आपका एक्स से छोटा होता है। और अगर आपका एक्स 1 से बड़ा हो तो आपका एक्स स्क्वायर एक्स से बड़ा होता है। आप करके देख लो कोई वैल्यू रख के, ठीक है। आप रख लो 0.1 का स्क्वायर होगा 0.01, छोटा हो जाएगा स्क्वायर करने पे, पावर बढ़ाओगे वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो जब मेरी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी और मैं स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू और कम हो जाएगी। लेकिन अगर वैल्यू 1 से बड़ी है और आप उसका स्क्वायर कर दो, राइट, तो वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अब अगर हम बात करते हैं इसकी मतलब 0 से 1 वाले पीरियड की, तो मुझे दिख रहा है कि cos स्क्वायर थीटा cos थीटा से छोटा होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 से 1 के बीच में।
लेकिन आपको पता है दो वैल्यूज और भी हैं, एक 0 और एक 1। जब cos थीटा 0 होगा तो cos स्क्वायर थीटा 0 होगा। जब cos थीटा 0 है तो cos स्क्वायर थीटा क्या है, 0 है, तो इक्वल हो गया। जब cos थीटा हमारा 1 है तो उस समय cos स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है, इक्वल हो गया। तो आप कहोगे ये ट्रू है, बट कभी कभी ये बराबर भी हो जाएगा, तो यहाँ इक्वल टू का साइन भी लगा देते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो गया या डी हो गया, डी करेक्ट हो गया। cos थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर भी है 2 पॉइंट्स पे, बट अदरवाइज बड़ा ही है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये जो साइन होता है ना, ये अगर इस साइन को ऐसे लिखते हैं, यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है कि cos थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, या फिर बोल सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। समझ में आया सभी को? और इसका जो फंडामेंटल है वो इसको देखना बहुत जरूरी है। हाँ जी, बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाले प्रश्न है। इनको सही से जब तक नहीं समझोगे कर नहीं पाओगे। छोटी छोटी बात है कि cos की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, 0 से 1 के बीच में होती है। फिर मैं कह रहा हूँ cos थीटा अगर 0 है तो cos स्क्वायर थीटा भी 0 होगा, cos स्क्वायर थीटा 1 होगा अगर cos थीटा 1 है। बट अदरवाइज जब वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, कोई भी वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होती है तो उसका स्क्वायर करने पे वो और कम हो जाता है। तो अगर जब cos थीटा 0 से 1 के बीच में होगा, कंचन जी कहीं सीजीएल में ये आते हैं। हाउ टू आंसर सच क्वेश्चंस, आई डोंट नो। आपको समझने में दिक्कत हुई तो आपने सीधा पूछ लेते हैं कि आता भी है या नहीं, सीखना भी है या नहीं। ऐसे मत किया करिए, मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो जरूरी होगा तभी पढ़ाऊंगा, ठीक है? हाँ जी, ऐसा मत करिए प्लीज। ये आपके माइंड का वहम है, माइंड ऐसे खेल खेलता है आपके साथ, ये आपकी गलती नहीं है, आपके दिमाग की गलती है। क्या है ये सवाल कहाँ से आएगा एग्जाम में? मत सीखो इसको। चलिए, सम और डिफरेंस, यानी सम और डिफरेंस दो एंगल्स का दिया है मुझे, 145 डिग्री और पाई बटे 15। पाई बटे 15 का मतलब हो गया 180 बटे 15 यानी 12 डिग्री। आपको बताना है कि द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इन रेडियन मेजर कितना होगा। ओके, जरा तो बताइए। हाँ जी, करिए प्लीज। Please solve this particular question. All right. नहीं, लाइक एंड पॉज है, सब बढ़िया है, ठीक है। चलिए, सम ऑफ टू एंगल्स, तो दो एंगल्स ले लेते हैं, ए प्लस बी, 145 डिग्री दिया हुआ है। डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, देखिएगा पाई बटे 15, पाई हमारा रेडियन में 180 डिग्री होता है, 180 बटे 15 लिखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 डिग्री। ये हो गया 12 डिग्री। यहां हो गया 2a इज इक्वल टू 157 डिग्री, क्योंकि उसने बोला द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, एंगल्स नहीं होना चाहिए, एंगल लार्जेस्ट एंगल ए ही होगा क्योंकि ए को ही बड़ा माना है, तभी हमने ए प्लस बी लिखा है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 157 डिग्री बटे 2, बट आपको पता है आंसर डिग्री में नहीं देना है। एक डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन। तो मैं क्या करूंगा, आप यहाँ जो डिग्री है, एक डिग्री को रिप्लेस करूंगा, यहाँ 157/2 लिखूंगा, इंटू पाई बटा 180 लिखूंगा। लिख दिया, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करो तो डिग्री तुम्हारा रेडियन में कन्वर्ट होगा। अब देखो क्या आएगा, डेसिमल में आएगा या कुछ इस तरह से जो
सिंपल सिंपल सा तरीका लिखा हुआ है, उस तरीके का कुछ आएगा। देखो डिवाइड हो रहा है सीधे, क्या कुछ डिवाइड ऐसे नहीं हो रहा है, देखो 7 5 12 1 13 ऐसे कटेगा नहीं है ना। कोई बात नहीं, घबराने की बात थोड़ा ना इसमें। इसको डबल करिए, 360 आ गया, यहाँ आ गया 157 इंटू पाई आ गया, काटते हैं। 36 चौका 144 होता है, तो दशमलव में लिखा हमने 4, और मुझे पता है आंसर मेरा डी है। बिकॉज देखो सीधा तो कुछ ऐसा कट नहीं रहा था कि 5/12 या 8/23 आने वाला है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। तो काटने जब जाओगे तो 0.4 जैसे ही आएगा, आप डी लगा दो, है ना। 36 तो 144 हो गया, 13 बचा, फिर 36 यहाँ 108 जाएगा, जो भी डॉट 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 आएगा पाई, तो जो अप्रॉक्सीमेट मेजर है रेडियन में वो 0.43 पाई हो गया। सॉल्व कर लो, क्या दोबारा करें इसमें। 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन होता है। अगर आप इस सत्य से वाकिफ हो तो इस सवाल में बाकी कुछ भी नहीं है। सी कहां से हो जाएगा? सी कैसे हो जाएगा? 5/12 कैसे हो जाएगा? 5/12 तो तब होगा जब 15 से कटे कुछ, 2 से कटे फिर 15 से कटे, तब तो ये 12 आएगा ना, ऐसे कैसे 12 आ जाएगा? सी कहां से आ रहा है? डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाऊं, चलिए 5वां सवाल देखिए। थीटा is measured in radians, is the angle between the hour hand and minute hand of a clock when the time is 4:36 p.m. then which of the following is correct? कह रहा है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 4:36 में जो एंगल होगा, अगर हम रेडियन में मेजर करते हैं तो किसके बीच में होगा? जरा सोचो, 4:36 थोड़ा सा, राइट? देखा, ये और कंफ्यूज करने वाला सवाल है। लो क्लॉक ही ले आए और मेजर करना है रेडियन में, ठीक है। तो जरा देखते हैं ध्यान से, ये 4 है, ये 5 है, ये आपका लेट से 30 हो गया, यहाँ 35 होगा कहीं, है ना। ये 7 वाली सुई होती है ना ऐसे। तो देखो आप इसको कैसे समझना है, यहाँ रीजनिंग का ज्ञान चाहिए थोड़ा सा। आवर वाला जो हैंड है उसका मूवमेंट डिग्री में कैसे होता है बताओ जरा। 1 घंटे में जो मिनट हैंड होता है वो कितना मूव करता है? 360 डिग्री। मिनट हैंड का मूवमेंट 1 घंटे में 360 डिग्री होता है, यस। तो 1 मिनट में कितना होता है? 6 डिग्री होता है। ये मिनट हैंड का मूवमेंट है, 1 मिनट में 6 डिग्री। इसने फॉर्मूला लिखा है, बिल्कुल फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। 11m - 60h/2, सही लिखा है फॉर्मूला, 11m - 60h/2, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन अप्लाई इफ यू वांट, ओके। कि आप मिनट रख दो 36, आर रख दो 4, और आप मल्टीप्लाई करके यहाँ से एंगल निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको टाइम दिया हो, जैसे 4:36 दिया है ना, तो यहाँ रख लेते हैं 11 × 36 - 60 × 4/2, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लो, यहाँ 18 बन जाएगा, यहाँ 2 बन गया, ये वैल्यू आ गई 198 - 120, ये आपके 78 डिग्री आ गए, राइट। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप सीधा निकाल लोगे। अदरवाइज मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी आपको, ज्यादा मेहनत ऐसे लगेगी कि भाई आपको होगी कि 4:36 हो रहा है, तो मैं वही कहूंगा कि भाई 4 बजे पहले देखो ये यहाँ पहुंच गया, तो 4 से 5 के बीच में मूवमेंट क्या होता है? आर हैंड जो होता है वो 1 घंटे में कितना मूव करता है? 30 डिग्री। 1 घंटे में आर हैंड हमारा 30 डिग्री मूव करता है, यस, 30 डिग्री मूवमेंट होता है इसका। मिनट हैंड का 6 डिग्री मूवमेंट होता है। फिर हमें इसके कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। कि भाई इनिशियली हम यहाँ पर हैं, ये पोजीशन अगर हम 4 बजे की बात करें तो 4 बजे ये सिचुएशन होगी, तो 4 बजे अगर ये सिचुएशन होगी तो हम कहेंगे इस वाले बेस पॉइंट से हम कितना आगे हैं? आप हो गए 120 डिग्री आगे हैं, है ना, कि 120 डिग्री आगे हैं। फिर हम कहेंगे अगले 36 मिनट में, जो कि 1 घंटे का 60% है, 60% है, तो ये 60% मूव करेगा, तो ये वैल्यू आपकी 18 डिग्री और मूव कर जाएगी। तो हम कहेंगे ये 18 डिग्री और मूव कर जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है। ये जो आपकी वैल्यू होगी मिनट हैंड वाली, अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे शुरू से, क्योंकि अब 36 मिनट हो गए हैं, तो 36 × 6 का मूवमेंट होगा 216 डिग्री, यहां से मूव कर चुकी होगी 216 डिग्री। फिर आप 216 में 138 घटाओगे, 216 में 138 घटाओगे तो आपकी वैल्यू 78 डिग्री आएगी। बट अगर आपको फॉर्मूला पता है, रीजनिंग में पढ़ते ही हो तो बढ़िया है, सीधे यूज कर लो 78 डिग्री। अब हमें ये देखना है कि भैया ये जो 78 डिग्री हमने लिखा है वो किस ऑप्शन में हमें दिखेगा। पाई की वैल्यू 180 रख लो यहाँ पर, ओके। पाई की वैल्यू अगर आप 180 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, जरा बताओ यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ सबकी जगह, सब में पाई की जगह 180 रख के देख लो, तो 180 अगर मैं रखूंगा तो पाई बटे 5 की अगर बात करें तो ये 36 बना, तो ये बना 72, तो ये 72 हो गया और ये 108 हो गया।
तो थीटा की वैल्यू 72 से 108 के बीच में, तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया भाई। ये सही है ना, इसी रेंज में तो आ रहा है, बस हो गया, आगे चेक ही नहीं करना तुमको। दो ऑप्शन थोड़ी ना सही हो जाएगा। इफ यू वांट टू चेक यू कैन, कि ये 36 है 72 है, पाई बटे 5 36 है। अब यहाँ जाओगे तो 12 सत्ते बनेगा 84, पाई बटे 15 12 8 96। ये गलत देखना, देख लो, प्रैक्टिस कर लो। पाई बटे 5 आपका 36 108, 36 चौके 144, बाकी तो सब गलत होंगे ही। राइट आंसर क्या होगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, नहीं सवाल मैथ्स का है, क्योंकि हमें यहाँ बात हो रही है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन की, सवाल मैथ का है। ओके, छठवां सवाल, साइन 30 प्लस कॉस 30 प्लस टैन 30 प्लस कॉट 30 का वैल्यू बताना है आपको। जरा सभी लोग इसका उत्तर बताओ। साइन कॉस टैन कॉट, और हमें निकालना है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू सभी लोग निकालेंगे और मुझे इसका उत्तर बताएंगे। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, एग्जाम तक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। राइट, देखिए जिनको सिलेबस जल्दी खत्म करना है, मतलब बहुत जल्दी खत्म करना है, तो यू हैव टू डिवोट मोर टाइम देन। लाइव में जो कर रहे हो वो करो, इसके पहले भी आप अगर मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो आप देखोगे कि अर्जुना के बहुत सारे चैप्टर में पहले भी पढ़ा चुका हूँ। उनको रिकॉर्डेड मोड में कर लो अगर आपको बहुत जल्दी करना है तो, अदरवाइज से लाइव चलेगी, लाइव में भी खत्म होगी, एक राउंड लगेगा पूरा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन हु यू आर, हाउ मच कंफर्टेबल यू आर, अकॉर्डिंगली आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो, सुविधा सारी मौजूद है। तो देखो साइन 30 की बात करें, ठीक है, तो साइन 30 हमारा बनेगा 1/2 बनेगा, यस, प्लस कॉस 30 बनेगा √3/2, टैन 30 बनेगा 1/√3, कॉट 30 बनेगा √3। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम बनेगा 2√3, 2√3 हो गया। अब गौर से देखिएगा कि अगर मैंने 2√3 एलसीएम लिया तो यहां √3 बनेगा, क्योंकि √3 नहीं है, यहां आपका √3 है, यहाँ 2 है, √3 से गुणा करेंगे 3 बनेगा, यहाँ √3 है, 2 से गुणा करेंगे 2 बनेगा, और यहाँ 2√3 × 3 करेंगे, √3 करेंगे 6 बनेगा। तो 6 3 9 तो 11, ये वैल्यू हो गई 11 प्लस √3 बटे 2√3, 11 प्लस √3 बटे 2√3, आपका आंसर क्या हो गया? सी। इज इट क्लियर और इट इज नॉट क्लियर? अब देखो इस सवाल को करने का एक तरीका है जो बहुत जल्दी है, जल्दी सवाल को हम कर सकते हैं, स्मॉलर तरीका वो बताता हूं। अगर आप इन सारी वैल्यूज को देखो तो इन सारी वैल्यूज में एक ही मान है जो रेशनल है, बाकी सारे इरेशनल हैं। क्या आपको रेशनल और इरेशनल का मतलब पता है? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, राइट। तो देखो ये रेशनल होता है क्योंकि 1/2 होता है, cos 30 में √3 का टर्म आता है, इरेशनल हो गया, tan 30 भी इरेशनल हो गया, cot 30 भी इरेशनल हो गया। तो जो रेशनल टर्म है वो साइन है, 1/2 है। तो आपके आंसर में एक रेशनल पार्ट होगा और एक इरेशनल पार्ट होगा। रेशनल पार्ट 1/2 ही होगा। पहले सवाल में रेशनल पार्ट हाई है तो वो -1 के बराबर है, √3/√3 -1, गलत है। दूसरे सवाल में रेशनल पार्ट अगर आप देखोगे तो रेशनल पार्ट 11/2 बनेगा, जब आप खोलोगे इसको तो 11/2 बनेगा, गलत है। रेशनल पार्ट सिर्फ 1/2 है। तीसरे में देखो तो 11 प्लस √3/2√3, तो √3/2√3 मुझे रेशनल पार्ट देगा जो कि 1/2 है, तो हम कहेंगे ये आंसर मेरा हो सकता है नहीं बोलेंगे। डी ऑप्शन भी जाके चेक करना पड़ेगा, लेकिन डी ऑप्शन में रेशनल पार्ट -1/2 है, इसलिए गलत है। तो ओनली सी इज करेक्ट। तो जब आप क्वेश्चन को देखो ऐसे करना आना चाहिए कि वैल्यू रख के कैसे निकालना है। सर ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आगे प्रॉब्लम तो नहीं होगा ज्यादा, ग्राफ से आपको ज्यादा सवाल करने भी नहीं है, लेकिन ग्राफ समझ में तो आना चाहिए। जितना मैंने पढ़ाया है उतना समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर मैं ग्राफ लिख के आपको दिखा रहा था कि वो रेडियन यहाँ है, वो तो देखो, वो तो समझना पड़ेगा ना, बाकी ग्राफ से ज्यादा सवाल नहीं करने हैं आपको। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन का ये तरीका है कि जब सवाल हम करेंगे और देखेंगे कि भाई हमारे सवाल में क्लियर कट डिफरेंशिएशन रेशनल और इरेशनल का हो सकता है, तो रेशनल पार्ट मैच कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब इसे यहां पर इस बात का एडवांटेज आपको नहीं मिलना है क्योंकि सारे आंसर इरेशनल ही हैं, राइट। और ऐसा नहीं कि रेशनल प्लस इरेशनल है, एक ही टर्म आ रहा है। अब अगर एक ही टर्म आ रहा है तो ये तरीका आपका नहीं चलेगा। चलो इसकी वैल्यू जरा निकालिए आप लोग और मैं इसको सॉल्व करता हूं। साइन 405 है, जब भी एंगल 360 से बढ़ाओ 360 हटा दो, तो इसको हम लिखेंगे सीधे साइन 45, इसको हम लिखेंगे कोसेक 45, इसको हम लिखेंगे, इसमें हम 720 हटाएंगे, 360 दो बार हट सकता है इसमें से, तो ये बनेगा कॉस 45, और ये वैल्यू भी बनेगी आपकी सेक 45। आंसर बताओ क्या? ओके, तो साइन 45 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/2, कोसेक 45 की जो वैल्यू, सॉरी 1/2 कह रहा हूं, 1/√2। सेम चीज कॉस 45 भी होती है, तो ये 2 से गुणा करके लिख दो सीधे। कोसेक और सेक 45 बराबर होते हैं, √2 के बराबर, तो √2 ऐसे आ गया।
आपकी जो फाइनल वैल्यू आई वो क्या आई, 2/√2 इज √2 प्लस 2√2, आपका आंसर आ गया 3√2। और 3√2 कहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है। ये वैल्यू आपकी 3√6/√6 जो है 3√2 है। आंसर आ गया डी, आंसर आ गया डी। अब आपको एक मजेदार चीज बताऊंगा मैं, घबराना मत जो बिल्कुल नए बच्चे आए जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ी है, वो इस सवाल का उत्तर डी तुरंत लगा सकते हैं इस स्टेज के बाद। ये सब नहीं लिखने की जरूरत है आपको। कैसे, देखो आपको दिख जाएगा कि साइन है तो कोसेक है, कॉस है तो सेक है। साइन और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे का उल्टा होते हैं, तो ये a+1/a है। कॉस और सेक उल्टा होते हैं एक दूसरे का, ये b+1/b है। a+1/a हमेशा 2/2 से बड़ा होता है और b+1/b हमेशा 2/2 से बड़ा होता है। तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो पक्का 4 से बड़ा होगा। अब 4 से बड़ा ना तो ये है ना तो ये है, दिख रहा है साफ साफ। 2√3/5, √3 क्या होता है 1.7, 17 दूना 34, होना ही नहीं है। ओनली पॉसिबल आंसर इज डी विच इज मोर देन 4। बट आपको पता है आपके दिमाग में चीजें कब आना शुरू होंगी, जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे। तो ये सब चीजें भी आएंगी तो आप इन कैलकुलेशन से बचोगे, क्योंकि ये चीजें दिमाग में आना ही नहीं होता है सिर्फ, ये बहुत ही तेज आए जब। अदरवाइज तो यार ये कैलकुलेशन ही बेहतर है ना। फिर तेज आने का मतलब है कि आप ये पैटर्न तुरंत देखा और आइडेंटिफाई किया और आपको 2+2 4, मतलब इट्स लाइक हैपनिंग लाइक लाइटनिंग फास्ट स्पीड। और ये होता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना, दिस हैपेंस। When I was writing this, when I wrote this entire expression, I knew my answer is D, but still I was solving it, क्योंकि मुझे पहले आपको यही समझाना था। तो ये पैटर्न बहुत तेज, दिमाग पैटर्न को बहुत तेज रिकॉग्नाइज करता है जब प्रैक्टिस अच्छी होती है और शांत होता है, तो कि अच्छा ये समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग वाला पैटर्न है, तो आंसर 4 से बड़ा होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं डी क्यों हुआ, बेटा देखो √6 है ना, ये 3√2 इंटू √3 है, √2 इंटू √3 √6 के बराबर होता है, और बटे √3 तो कट गया ना, तो 3√2। तो कई बार ऑप्शंस ना मेकअप लगा के रख देते हैं। जैसे आप शादी में अपने दोस्तों को कई बार पहचान नहीं पाओगे, मेरे साथ हुआ एक बार, मेरे दोस्त की शादी थी और मैं गया तो मैं अपने दोस्त को नहीं पहचान पा रहा हूँ यार। मुझे लगा क्या हुआ यार, शादी तो मेरे दोस्त की थी, कहीं और आ गया। इवन एक बार ख्याल आया कि कोई और ही तो नहीं शादी कर ले रहा है। ठीक है, फिर मैंने गौर से देखा, जैसे ना लोग इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स लगाते हैं, तो मैंने इमेजिन किया इसको कि फिल्टर लगा के, हाँ अच्छा अच्छा यही है यही है। ठीक है, मेकअप, लॉट ऑफ मेकअप। आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट गो टू देयर मैरिजेस एज दे आर, दे शुड गो एज दे आर ना। मतलब तुम मेकअप करके बैठ जाओगे शादी में, हो कुछ और, दिखना कुछ और चाहते हो, क्यों? जैसे हो वैसे दिखो। डी ऑप्शन, दुनिया ऐसी है। नहीं यार, शादी में बनता भी है थोड़ा तैयार वैयार होना, आप भी हो गए, ऐसा नहीं है। इतना भोले मत बनो, हाँ सर सही करो, दुनिया ऐसी है, तुम भी यही करोगे। ह्यूमन टेंडेंसी है, मुझे लगता है जिंदगी में एक बार ये चीज होती है शादी, तो थोड़ा सा अच्छे से जाओ ना। हाँ नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1125 डिग्री, cot 945 डिग्री, tan 675 डिग्री, cot 135 डिग्री, फिगर आउट करिए। ठीक है, चलिए तो पहले तो 360 के मल्टीपल हटाइए इसमें। 360 1125 है, 36 108 होता है, 1080 हटा सकता हूं मैं। और अगर मैं 1080 यहां से हटा दूं तो ये बनेगा tan 45 डिग्री। यहां से आप 720 हटा सकते हो, तो आप कहोगे ये बनेगा cot, ठीक है, cot 945 डिग्री, 720 और देखो 225 डिग्री। वर्षा जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच सर, आपके कॉल से आज सारी चीजें शो हो रही हैं। मेरी कॉल से बेटा कुछ नहीं हुआ है। ये भी प्रूफ है कि देखो आप जो सोचना चाहते हो वैसा ही आपको दिखने लगता है। मैंने कुछ किया ही नहीं है, ना मैंने कुछ सही कराया ना मैंने कुछ खराब कराया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कराया। ये जो वैल्यू है tan 675 डिग्री, अगर आप इसमें 360 घटा दो तो कितना बनेगा, ये बनेगा tan
315 डिग्री इंटू कॉट 135 डिग्री। ओके, अब जरा गौर से देखते हैं कि आंसर क्या है। tan 45 आपको पता है 1 होता है। कॉट 225 बेटा देखो या तो +1 होगा या -1 होगा, क्योंकि अल्टीमेटली 180 + 45 है। बस ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। tan कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये 1 × 1 बनेगा। tan 315 ये भी 270 + 45 बनेगा। बस ये देखो tan फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। आप कहोगे नेगेटिव होता है -1। कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ये 90 + 45 है, नेगेटिव होता है -1। अब मैं -1 इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि देखो कॉट tan में अगर कन्वर्ट भी होगा तो tan 45 और कॉट 45 बराबर ही होते हैं, तो वैल्यू में कोई टेंशन है नहीं, वैल्यू तो 1 ही मैग्नीट्यूड देगी, बस साइन देखना है मुझे। तो ये 1 + 1 क्या हो गया? 2। -1 क्यों? आकाश जी कल मैंने पढ़ाया पहले, तो tan 315 की वैल्यू कैसे लिखते हैं? tan 270 + 45। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। अब tan कॉट में अगर कन्वर्ट भी हो जाए, कॉट 45 मान लिया बनेगा, माइनस कॉट 45 बनेगा, -1 होगा। बट मैं इतना सोच नहीं रहा हूं कि कॉट बनेगा क्या बनेगा, चाहे वो tan tan रह जाए या कॉट कॉट हो जाए, 45 में तो वैल्यू एक ही होगी ना। ठीक है, कल पढ़ाया था इसको, प्लीज एक बार देख लीजिएगा, इसको रिवीजन कर लेना इसका। तो आंसर आपका क्या आया? 2। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अगला सवाल देता है। अल्फा 60 डिग्री है, बीटा 30 डिग्री है, इसको बोलते हैं गामा। गामा है 225 डिग्री। गुरुजी हमारे कमेंट का आंसर नहीं दिया आपने। हकुआची कौन सा नाम होता है? पहले नाम सही करो अपना, तब आंसर दें। तुम्हारा नाम पढ़ के मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रेस क्रिएट हुआ। न्यूरॉन्स ने जवाब दे दिया कि इसका जवाब नहीं देना है। नाम सही करो पहले अपना। cos क्यूब अल्फा sin क्यूब बीटा माइनस cos क्यूब गामा 3 sin बीटा cos अल्फा tan गामा, राइट? cos क्यूब अल्फा, cos 60 डिग्री क्या होता है? 1/2 का होल क्यूब। cos 60 1/2 होता है। sin 30 भी 1/2 होता है, तो ये भी 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 sin 30 1/2 cos अल्फा 1/2 tan गामा। अच्छा एक यहां भी आता है cot गामा भी तो था, छूट ही गया है। तो cot 225 क्या होगा यार? -1 होगा। थर्ड क्वाड्रेंट -1 होगा, +1 होगा, +1 होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है यार, तो +1 बनेगा वो। तो ऐसा हो गया +3 × 1/2 × 1/2 × 1, बिकॉज tan गामा tan 225 1 होगा। थर्ड क्वाड्रेंट tan 225 1, तो वैल्यू बनी 1/8 + 1/8 1/8 + 1/8 -1 + 3/4। इन दोनों का टोटल पता है क्या होगा? 1/4 और 3/4 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया। आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू निकालनी है, उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला है। हर चीज का फॉर्मूला मत याद करो, पहली बात तो होगा भी, ठीक है। अभी मैंने पढ़ाया फॉर्मूला नहीं, फिर हाँ जी आदित्य जी कह रहे हैं विशाल मिश्रा लुक्स लाइक यू। आपको तो विशाल मिश्रा के बारे में बताता हूँ, ठीक। मेरे एक भाई का नाम सच में विशाल मिश्रा है। तो जब विशाल मिश्रा एज ए सिंगर पॉपुलर हुए होंगे तो मैं टीवी भी देखता नहीं हूँ, गाने सुनना भी मैंने छोड़ दिया था। फॉर मेनी ईयर्स मैंने गाने वाने नहीं सुने, तो मेरे को पता नहीं था कि यार कोई सिंगर ऐसा आया है। अब मैं यूट्यूब पे पढ़ाता था और मुझे कोई लगता था कि क्या आप विशाल मिश्रा के भाई हो, तो मुझे लगता था यार, मुझे लगता था हाँ मैं हूँ। तो मुझे लगा ये कब से इतना पॉपुलर हो गया कि मुझे इसका नाम ले लेके लोग पूछते थे। तो मुझे लगा शायद उसके कॉलेज का कोई होगा, जैसे मतलब मैं भी ना पढ़ते हैं, तो मुझे लगता होगा जाके बताता होगा कि मेरे भैया पढ़ाते हैं, तो वो पूछ रहे होंगे। फिर मैंने देखा ये कमेंट थोड़े ज्यादा आने लगे कि आप विशाल मिश्रा जैसे दिखते हो। दिखते हो मतलब क्या हो? तो बड़े दिनों बाद देन आई गॉट क्यूरियस व्हेन समबडी रोट कि आप विशाल मिश्रा सिंगर जैसे दिखते हो। तो मैंने ऐसा कोई है क्या? देन आई सर्च अबाउट हिम। अच्छा अच्छा, ये मामला है, ये मसला है। फिर मैं विशाल मिश्रा के गाने सुनने लगा। ही इज ए क्वाइट गुड सिंगर, राइट? बट देन गाने बड़े गमगीन होते हैं, है ना? देयर लॉट ऑफ दुखी गाने गाता है वो। तो फिर मैंने उसके कई सारे गाने सुने, गाड़ी में लगा देता था प्लेलिस्ट विशाल मिश्रा। हमने कहा चलो सुनते हैं यार। तो काफी दुख दर्द पीड़ा होने लगी, मुझे बहुत पुराने दिन याद आने लगे।
ऐसे दिन इमेजिनरी याद आने लगे जैसा कुछ हुआ ही नहीं। इफ यू लिसन सैड सॉन्ग्स इन द मॉर्निंग, लाइक ब्रेकअप वाले सॉन्ग, तो तुम्हें एहसास होने लगेगा कि हाँ तुम्हारा ब्रेकअप हुआ होगा कभी ना कभी। यू विल फील, वो इमोशंस क्रिएट करने लगता है, समझे कि नहीं? मैं कहा भैया अरिजीत सिंह और विशाल मिश्रा के गाने बिल्कुल नहीं सुनने, ठीक है, कंप्लीटली अवॉइड, अदरवाइज यू नो व्हाट। चलो ये ऑप्शन बड़ा अच्छा है, इज क्वाइट गुड सिंगर, वेरी नाइस सिंगर, फ्रेश आवाज बहुत अलग है। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा अच्छा है और बहुत बढ़िया ऑप्शंस दिए हैं। अब जरा सवाल लगाओ सभी लोग। 152 को कह रहा है साइन 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन 30 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 प्लस डॉट 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 17 साइन 30 प्लस 18 कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू बताओ। ओके, पिछला सवाल अलजेब्रा से कर सकते हैं, यस अलजेब्रा से कर सकते हैं, आ जाओ। तो देखो पिछले सवाल को क्या अलजेब्रा से कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। अगर आप पहले ही वैल्यू लिख लो कि देखो ये जो वैल्यू है ना कॉस, देखो बस यहाँ एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि हमारा जो कॉट गामा है और जो टैन गामा है, जब गामा हमारा 225 होगा तो ये दोनों वैल्यू 1 के बराबर होंगी। ये चीज आपको पहले नोटिस करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज नोटिस कर लो पहले ही शुरू में, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्यूब, ये वैल्यू हमारी ए क्यूब है, ये वैल्यू हमारी बी क्यूब है, ये वैल्यू हमारी माइनस सी क्यूब है प्लस 3ab है। और फिर हम बोलेंगे कि चूंकि हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है कि नहीं है, 1/2 1/2 माइनस 1 0 के बराबर है, तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये दिस वैल्यू विल बी, अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं इसको लाइक दैट, हाँ जी। तो जो एक्सप्रेशन मुझसे पूछा जा रहा है, जरा लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस एक्सप्रेशन इज ऑल अबाउट। तो इतनी जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये वैल्यू आपकी हो जाती है 3abc के बराबर। तो ये -3abc बनेगा और यहाँ आपका +3abc है, ये कट के 0 हो जाएगा। बट आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि कॉट गामा टैन गामा 1 है, तो हम उसको सी मान सकते हैं दोनों को। एक सी क्यूब कहलाएगा, एक हमारा सी कहलाएगा, तो वी कैन डू लाइक दैट ऑल्सो। चलो अब 10वें सवाल पे आ जाओ। 152 इंटू जो लिखा हुआ है, जरा इसको थोड़ा गौर से देखो कि इसमें कौन सा उत्तर सही। जरा थोड़ा सा पोल में आओ यार तुम लोग, देखें जरा इस सवाल में क्या करोगे तुम लोग। आंसर बताओ। कितने लोगों का वजन बढ़ता जा रहा है और तुम्हें पता नहीं क्यों बढ़ रहा है? हाँ जी, और आपको पता नहीं क्यों बढ़ रहा है। मैं एक बार डॉक्टर के पास गया था, बहुत पहले की बात है, लेट्स लाइक 10 साल पहले की बात है। मेरा वजन बढ़ने लगा था, तो मैं ऐसे ही गया था, किसी और चीज के लिए गया था, तबीयत गड़बड़ थी, बुखार उखार था। तो डॉक्टर ने कहा तो ये वजन तुम्हारा थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया है, क्यों बढ़ रहा है? तो मैंने बोला पता नहीं क्यों बढ़ रहा है। हंसने लगा, कह रहा है खा रहे हो इसलिए बढ़ रहा है, बैठे रहते हो इसलिए बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों बढ़ रहा है। So it's simple. If you are consuming 500 calories additionally than the budget, if you are creating a 500 calorie surplus every day, then in 10 days your weight will go up by 1 kg. मैं समझा रहा हूं तुमको। लेट अस से तुम x amount of calories तुम्हारा बॉडी कंज्यूम करता है और आप x प्लस 500 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो और x बर्न कर रहे हो, अपनी बॉडी की मेंटेनेंस में x का खर्चा हो रहा है। तो वो 500 कैलोरी जो एडिशनल है वो 5-10 दिनों में, यानी जो टोटल उसका 5000 कैलोरी होगा, वो 1 किलो तुम्हारा वजन बढ़ा देगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं भाई फिजिकल एक्टिविटी वगैरह किया करो, थोड़ा बर्न किया करो, है ना। दैट्स हाउ इट हैपेंस। अब जो लोग फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं और उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो वो उनकी डाइट भी उस तरह से होगी, कम होगी, है ना, कम खा रहे होंगे, वो भी कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है वेट कंट्रोल करने का। आप बर्न करो तो जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी शरीर के लिए, और थोड़ा बहुत खाओ भी ठीक ठाक, सो देन आपका वेट कंट्रोल में रहे। समझे?
कितना खाया? आई एम नॉट ए फिटनेस कोच, नीदर न्यूट्रिशनिस्ट, बस मैंने नंबर आपको दिया एक, मुझे नंबर्स का बहुत शौक है कि 5000 कैलोरी एडिशनल अनयूज्ड मेक्स द वेट गो अप बाय 1 kg। दैट्स इट। ओके, चलो सवाल करते हैं। 152 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, 2 कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 1/2 ही होता है, 1/√2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/2 प्लस 2 इंटू 2 1 प्लस 3 साइन 30 क्या होगा 3/2, 4 कॉस स्क्वायर 45 क्या होगा 2, आगे पता है आपको 5 साइन 30 आएगा तो ये बनेगा 5/2, अगली वैल्यू क्या आएगी 6 3। मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, ये होगा 9। दो सीरीज हैं इसमें कॉम्बिनेशन, अगर देखो आप, एक तो ये 1 2 3 से लेकर 9 तक है, और एक 1/2 3/2 5/2 ऐसे करके 17/2 तक है। तो 152 आप यहाँ लिख लो, और लिख लेते हैं इसको। तो 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो एक सीरीज बन रही है 1 + 3 से लेकर 9 तक, और एक हमारी सीधे है 1 + 2 + 3 से लेकर 9 तक, दो सीरीज मुझे मिल रही है, राइट। सम कर लेते हैं यार, ये 1/2 बना इनटू इसका टोटल कितना होगा, ये आपके पहले 5 ऑड नंबर्स का सम है। पहले 5 ऑड नंबर का सम होता है 5 स्क्वायर यानी 25 के बराबर, 17 होगा। अच्छा सॉरी, 17 होगा, 17 कर लेते हैं, मैंने जल्दी खत्म कर दिया इसको, 17। तो अगर ये 17 होगा तो ये पहले 9 ऑड नंबर्स का सम है, तो वो 9 स्क्वायर यानी 81 के बराबर होगा, प्लस ये 9 नंबर्स हैं तो 9 इंटू 10/2 होगा, वो n + 1/2 बनेगा, सही है। तो ये बना आपका 152 इंटू यहां बनेगा नीचे 2, ये है आपका 81 प्लस 45, सॉरी 90। तो 152 इंटू 171/2, 2 से काटा, ऐसा कुछ बन रहा है। अब ये है 19 चौके 76, और ये है 19 इंटू 9, आपको दिख रहा है 19 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर बन गया। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और इंटीजर है। पहला ऑप्शन है इन इंटीजर बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा इरेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। द आंसर इज इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, इरेशनल नहीं है, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट स्क्वायर आया। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बट टाइम ज्यादा लग रहा है, अंकिता जी परेशान ना हो, वक्त के साथ सब बेहतर होगा, खूब प्रैक्टिस करिए। हाँ जी, 81 कैसे लाए, ये मत बोला करो कैसे लाए, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कहीं जबरदस्ती लाया। सम निकाला है मैंने 1 से लेके 3 से लेके 17 तक। हाँ ये बात सही है कि प्रोसेस डिस्कस करते हैं। 1 + 3 + ... प्लस 17, इसकी वैल्यू मैंने कैसे लिखी, तो देखो फर्स्ट पहले n ऑड यानी विषम नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है ना, सम हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, का सम जो होता है वो n स्क्वायर होता है। तो ये मेरे को पता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने ये कैसे पता किया कि ये 9 ऑड नंबर्स हैं, तो इसका पता करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, दो तरीके हैं। सब में अगर आप एक एक जोड़ दो, या आप ऐसे सोचो मैंने कैसे पता किया है, मैंने सोचा कि देखो 1 के बाद 3 है, 2 डाल दो, 4 डाल दो, इवन नंबर्स भी सारे डाल दो, तो 18 तक मिल जाएंगे, 1 से 18 तक के नंबर मिल जाएंगे। 1 के लिए 2 डाल दो, 3 के लिए 4 डाल दो, 17 के लिए 18 डाल दो, 18 नंबर हो गए टोटल। आपने 9 इवन नंबर अपनी तरफ से डाले, 9 ऑड नंबर से। या फिर आप वो फॉर्मूला लगा लो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस 2 + 1, इससे मिलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई 2 + 1, तो 17 - 1 16/2, 8 + 1 9। आप फिर सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एपी वाला, फर्स्ट 9 टर्म्स मिल गए आपको, तो n/2 इंटू a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये सम का फॉर्मूला होता है एपी का, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वहां से भी निकाल सकते हो आप, 81 आ जाएगा, जो लगाना है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर पता है ये जो मैंने तुम्हें कराया है, मैंने तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट कराया है। देयर इज अ बेटर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखना चाहते हो, राइट, देयर इज अ बेटर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। यहां सवाल ऐसे थोड़ा ना करना था, सवाल में आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि साइन 30 और कॉस स्क्वायर 45 बराबर है, इक्वल है। ये 1% लोग भी आइडेंटिफाई नहीं करते, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री में है। जब वो ट्रिग्नोमेट्री में है तो उनका दिमाग सिर्फ त्रिकोणमितीय तरीके से चलता है। आइडेंटिफाई कर लो भैया, साइन 30 और कॉस स्क्वायर 45 बराबर हैं, दे आर इक्वल,
और अगर ये बराबर हैं तो 1/2 के बराबर है ना, कॉमन ले लो बाहर, 152 इंटू 1/2 सीधे बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 टिल 18। ठीक है, ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 76 इंटू 18 इंटू 19/2। पहले 18 नंबर का सम क्या होता है, nn + 1/2, ऐसा हो गया। अब 2 से काट दो आप, 2 से काटोगे तो ये बनेगा 38। ये 38 होगा तो मामला वही है, 19 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। आपने देखा आपका दिमाग कैसे काम करता है, सिंपल बात नहीं पकड़ पाया क्योंकि वो त्रिकोणमितीय तरीके से चल रहा है आज। छोटी छोटी चीजें मिस कर देता है, तो ऐसे मौके का मैं फायदा उठाता हूँ। देखो इतना लंबा तरीका पे लगाया, जानबूझ के किया मैंने कि तुम्हें लगे कि सवाल बहुत खतरनाक सा है, इतना लंबा सवाल है, ओहो। ठीक है, तो बी बिकम sometimes what is very obvious we can't see it, you can see it, it's so obvious but we are not able to see it because there is a makeup, मेकअप में लोग पहचान में नहीं आते हैं। बिकम somebody who can identify people even in the makeup, ये तो वही है, कौन, गबरू। sin 30 cos स्क्वायर 45 के बराबर है यार। ठीक है, 1/2 बाहर आ जाएगा सीधा, हो गई बात। ऑलराइट, चलो अब और नया सवाल नहीं करेंगे आज, आपके प्रश्नों का कोई उत्तर है तो दे देता हूं। संतोष जी करें, आपने मैथ्स रीड करके एलपी का एग्जाम दे सकते हैं। देखिए मैथ्स जहां भी आ सकता है आप वो दे सकते हो, बस ये देख लो आपकी कितनी जरूरत है। जैसे आप एसएससी भी कर रहे हो, एलपी भी करो तो डेफिनेटली हेल्पफुल है, आप एसएससी की तैयारी करो, पैरेलली उसकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि रेलवे की एग्जैक्ट मैथ्स का लेवल क्या है वो थोड़ा एसेस कर लो, कितनी रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो उसके हिसाब से कस्टमाइज कर लो। बट मैथ्स है तो मैथ्स तो हर जगह यूजफुल है। सीएचएसएल टीयर 1 के पहले सिलेबस हो जाएगा क्या, कब है टीयर 1 सीएचएसएल, डेट बताओ तो बताते हैं। सिंप्लीफिकेशन का बचा हुआ क्लास कब लोगे, बताएंगे बताएंगे विष्णुदेव जी, लेंगे लेंगे जल्दी लेंगे। ठीक है, और रितिका जी ने कहा सब्जेक्ट समझ में आता है, मैं अरिथमेटिक के परसेंटेज शीट आंसर देखकर क्वेश्चन कर रही हूँ, मुझसे नहीं बन रहे हैं, प्लीज गाइड में। देखिए प्रैक्टिस शीट के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, आप देख देख के करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर शुरू में समझ में नहीं आ रहा है, यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप एक बार प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस को देख के, सॉल्यूशन को देख के सॉल्व करिए, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करिए, तो होगा। प्रैक्टिस है, समय देना पड़ेगा। देखिए आपको प्रैक्टिस शीट कहाँ मिलेगी, अभिनव जी किस टॉपिक की बात कर रहे हो आप। ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस शीट अभी नहीं मिलेगी, जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने वाली होगी तब मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज ये अपडेट सेक्शन में आपको मिलती है प्रैक्टिस शीट्स। तो जिस भी मॉड्यूल में आप हो उस मॉड्यूल के अपडेट सेक्शन में शीट मिलती है। ओके, प्लीज अपलोड क्लास एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आज हो जाएगी। ठीक है, आज करवा दूंगा। Is there any way I can talk to you personally? It's not about me in particular, about class. Please sir, this is a request. So Ishita, इशिता जी अभी जो प्लेटफॉर्म पॉलिसी है उसके हिसाब से आई कैन नॉट शेयर यू माय नंबर, फर्स्ट थिंग। So I cannot give you my personal number, and there is a talk feature in the chat, but using that feature आपकी बात हर कोई सुन लेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिमिटेशंस है, होप यू डोंट माइंड। बट आप क्वेश्चन चैट में पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है जनरली तो आई कैन आंसर। आपकी प्रैक्टिस क्लास भी होती है, बता दीजिए। प्रैक्टिस क्लासेस बेटा देखो अभी ऐप में नहीं होती है, हाकू आची वाईटी पे ले रहा हूं मैं एक अभ्यास 50-100 करके, तो अगर आपको केवल प्रैक्टिस करने का मन है तो आप वहां पर आ सकते हो। ये होता है, यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। ठीक है सर, गांव से हूँ, मेरी पढ़ाई के चलते मेरी सिस्टर ने बहुत से सेक्रीफाइस किए हैं, पर आजकल वो अच्छे से बात नहीं करती है। डोंट टेक टू मच टेंशन, वंस यू गेट सेलेक्टेड देन गिव समथिंग टू योर सिस्टर, से सॉरी फॉर एनीथिंग। समटाइम्स लोग बुरा मान जाते हैं, और आप कोई गलत नहीं होता है। इट्स नॉट अबाउट क्वेश्चन ऑफ बीइंग रॉन्ग, इट्स अबाउट वी आर टू डिफरेंट पीपल हु कैन नेवर थिंक सेम, सो डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, है ना। वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही हो, और हो जाता है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, आप अभी कोई गिल्ट फील मत करिए, दीदी से बातचीत खुद कर लिया करो आप। पूछ लो बैठ के कि दीदी क्या दिक्कत है, क्यों गुस्सा हो आप मुझसे। मोस्टली पीपल आंसर, एंड इफ दे डोंट वरी, गेट सेलेक्टेड, सब सही हो जाएगा। अरिथमेटिक का पीवाई क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है भैया, बनाओ। ठीक है, देखो मैथ्स इज नॉट ए वन राउंड गेम, इट टेक्स मल्टीपल राउंड। तो आपको एक राउंड अगर नहीं बन रहा है तो सोल्यूशन देख देख के सीखो। ठीक है, फिर उसको दोबारा लगाओ, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। हाँ जी,
धीरज जी करें सर आई वांट टू मीट यू, व्हाई, दैट्स अनदर क्वेश्चन। हाँ, क्यों मिलना चाहते हो तुम? अगर आप इसलिए मिलना चाहते हो कि मेरे से मिलके आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो मुझसे मिलके नहीं होगा। मुझसे मिलके मोटिवेट जरूर हो सकते हो 2-4 दिन के लिए, बस उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए पहले सिलेक्शन ले लो, फिर मिलेंगे, ठीक है? बाकी कोई खास फायदा है नहीं मिलने उलने का। ऑल राइट। कार्तिकेय जी कह रहे हैं बुक आ गई है, नंबर सिस्टम लगा के मजा आ गया, पीवाईक्यू की बुक में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन रहते थे, ये काफी कंसाइज लगी। यस, यही तो इस बुक का खास बात है कि बुक कंसाइज है और बहुत बेहतरीन है। तो बुक के बहुत पॉजिटिव रिव्यूज हैं, पीपल आर लाइकिंग इट, लविंग इट, दोज हु हैव नॉट टेकन प्लीज टेक इट। ओके, हाँ जी, राजकमल जी कह रहे हैं 1 डिग्री 1 रेडियन का समझा दीजिए। देखो भाई बेटा, जो एक सर्कुलर एंगल है पूरा कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं कि 360 डिग्री है, और इसी को हम बोलते हैं कि ये 2 पाई रेडियन है। बस दोनों एक ही बात है, इक्वल कर लो, आपको मिल जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 108 180 डिग्री मिल जाएगा। अब इसका सिंबल होता है रेडियन का ऐसे कि पाई रेडियन 180 डिग्री है, बट हम लोग आलसी प्राणी हैं, ना हम बार बार रेडियन लिखना चाहते हैं, ना हम बार बार सी लिखना चाहते हैं, इसलिए हम सी को स्किप कर लेते हैं और हम ये बात समझ लेते हैं कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि पाई ऐसे लिखा है, अगर एंगल मान लिया लिखा है tan पाई बाई 3, तो नेचुरली ये पाई रेडियन वाला है, पाई बाई 3। होप यू अंडरस्टूड, ठीक है? और 1 डिग्री को फर्दर 60 मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर 1 मिनट को हम 60 सेकंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब मैं मिनट और सेकंड बोल रहा हूं तो वो घड़ी की सुइयों से कंफ्यूज मत करना। कृतिका जी करें आपके प्रैक्टिस शीट को मेनी टाइम्स लगाने से हो जाएगा ना? बिल्कुल। द आइडिया इज नॉट अबाउट नए नए सवाल लगाते रहो, आइडिया इज अबाउट कि जितने सवाल आपको मिले हैं उनको बार बार लगाओ ताकि उनमें आपकी क्लैरिटी डेवलप हो। वाईटी पर क्लास का टाइम क्या है? यूजली 10 बजे होता है भारत जी, 10 AM, 10 बजे के आसपास क्लास लेता हूँ मैं रोज, लगभग मोस्ट ऑफ द वीक ले सकते हो आप। सुमैया जी कह रही है कि मैं इसी बैच से स्टार्ट करूं तो यहीं से बैच होगा, वो भी रिपीट होगा या रिकॉर्डेड करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप यहाँ से करो, आप ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ो, सब लाइव पढ़ाया जाएगा आपको पूरा, ठीक है? जिनके पास देखिए समय है और वो जल्दी खत्म करना चाहते हैं मान लिया, तो दे कैन यूज रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, जो टॉपिक पढ़ाया जा चुका उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री से आप शुरू करोगे तो पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा आपको, कंप्लीट साइकिल होगी आपकी, तो मैथ्स पूरी लाइव पढ़ाई जाएगी आपको, उसकी परेशान नहीं होना है आपको। 2/√2 कैसे, कौन है ये? ऋतुपर्णा जी, 2/√2 नहीं होता है, 2/√2 होता है, क्योंकि 2 जो होता है वो √2 इंटू √2 होता है, तो 2/√2 होता है। हाँ जी, ऑलराइट, चलिए बाकी कल मिलेंगे, ख्याल रखिए अपना। शाहीन जी ने भी किताब ले ली है और उन्होंने उसका फोटो शेयर किया है, शाहीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके डाउट्स मैं नहीं ले पाया हूँ मुझे माफ करिएगा, कल बात करेंगे आपसे, कल शाम को 6 बजे, ठीक है? ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।